करेंगे द स्पिरिट ऑफ लॉ, यानी कवानीन का जो फलसफा है, कवानीन की रूह क्या है, स्पिरिट क्या है, एसेंस क्या है। द स्पिरिट्स ऑफ लॉज के पहली 6 बुक्स, फर्स्ट 6 बुक्स का जो एनालिसिस है, जिसमें जर्नली लॉज और लॉज की कॉन्सेप्शन पे बात करते हैं मोंटेस्क्यू, और फिर पर्टिकुलरली गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रियासत और हुकूमत किस तरह होनी चाहिए, किस तरह चलनी चाहिए। एक चीज आपके जहन में रहनी चाहिए, मैं अपने हर लेक्चर में गुजारिश करता हूँ कि जब तक हम 19वीं सदी के स्कॉलर तक नहीं पहुंचते, यानी 19वीं सदी के स्कॉलर्स तक हम नहीं आते, तब तक स्टूडेंट्स याद रखिएगा, स्टेट और गवर्नमेंट एक ही चीज को कहा जाता था। विद द पैसेज ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन 19 और 20th सेंचुरी में अलग अलग तरीके से अब हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि पहले के स्कॉलर्स फील कर रहे हैं 16वीं 17वीं सदी के, तो इनके यहाँ गवर्नमेंट और रियासत कमोबेश एक ही कॉन्टेशन में। अब कॉन्सेप्शन ऑफ लॉ में मैं चूंकि पहले ये बात कर चुका हूँ, लेकिन चलें आज हम फिर दोबारा से इसी को आर्ग्यूमेंट को यहीं से स्टार्ट करते हैं कि जो स्पिरिट ऑफ लॉ है, लॉ का स्पिरिट या एसेंस क्या है, उसके बारे में मोंटेस्क्यू कहते हैं कि अगर लॉ को इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर्म में देखा जाए, यानी बेहतरीन कारकर्दगी के साथ कानून किस तरह होते हैं, तो वो कहता है ये हमें हर चीज में कानून नजर आता है। यानी वो कहता है relation arising from the nature of things. Law, in its most significant and necessary function, is the relation arising from the nature of things. अब ये बड़ी टेक्निकल सी बात यहाँ पर मोंटेस्क्यू कर रहा है। मोंटेस्क्यू बेसिकली बताना ये चाह रहा है कि जो लफ्ज कानून है, जो टर्म कानून है, ये बेसिकली हर एक की चीज का उसके इन्वायरमेंट, उसके फंक्शन, उसके मौजूद होने से ही लॉ का पता चलता है। मसलन लॉ उसकी एग्जिस्टेंस के एक रिलेशन को डिफाइन करता है। एक दरख्त किस तरह बीज से एक दरख्त बनता है, उस बीज में मौजूद जो डीएनए है, उसमें उसकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो किसी कानून के तहत है। उसी तरह उसकी फिर आगे जब दरख्त बनता है, उस पर फल लगते हैं, फिर फर्दर वहीं से स्टार्ट किया जाता है उसी रिलेशनशिप को। उसको जमीन में सीड को जब डाला जाता है, उसको खाद दी जाती है, उसके बाद उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है, ऑक्सीजन उसको मिलती है, साथ साथ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फोटोन यानी एनर्जी लाइट उसको मिलती है, वो ग्रो करता है। ये एक रिलेशन है जो नेचर में है। इसी तरह मैं और आप अगर अपनी जिंदगियों को देखें तो किसी न किसी कानून के तहत इंसान जो है वो मार्ज़ वजूद भी। अच्छा, अब हम चूंकि इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं कि चीजों के रिलेशनशिप से ही उनके लॉज की कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया जाता है। इस तरह मैंने इंसान की बॉडी की भी एग्जांपल देना चाहिए कि इंसान की बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स किसी रिलेशन में अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं। मेरी आंखें एक रिलेशन के तहत जो एनर्जी है, जो लाइट है, जो फोटोन है, वो रेटिना पे जाता है और उसकी एक अक्स बनती होती है, तस्वीर बनती है। वो तस्वीर फिर ब्रेन को मैसेज कन्वे करती है और फिर वो रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन ये सारा अमल एक नैनो सेकंड में होता है। इसी तरह अगर आप फिजिक्स के लॉज को देखें, न्यूटन ने बड़ी बात की है इसके ऊपर, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, या चीज जो कांस्टेंट स्टेट डायरेक्शन दिशा में जा रही है, वो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं होती, वो एक कॉन्टिन्यूस मोशन की स्टेट में रहेगी। अगर कोई स्टेट चीज एक रेस्ट की हालत में, जब तक एक्सटर्नल मोशन एक्सर्ट नहीं होती, तो वो कॉन्टिन्यूसली रेस्ट की सूरत में रहेगी। इसी तरह फोर्स और एक्सेलरेशन की सिचुएशन के ऊपर भी उसने बात की। इसी तरह अगर हम अपने इर्द गिर्द की फिजिकल वर्ल्ड या मेटाफिजिकल वर्ल्ड, माँ बाप तिबियात को भी देखें, तो हर एक चीज को समझने के लिए उसके लॉज हैं। मैं इस वक्त आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आईटी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि किसी लॉज के तहत डाटा पैकेट्स में आ रहा है, बाइनरी डिजिट 0 1 की फॉर्मेट में आ रहा है, इट इज नॉट एनालॉग। इसीलिए इसकी स्पीड, इसका रिदम, फिर इसके साथ साथ नेट, जिस सर्विस की स्पीड है 4G 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तो हर एक चीज को अंडरस्टैंड करना है तो उसमें खुद ही एक कानून मौजूद है।
अब ये बड़ी खूबसूरत तमहीद है जो कि स्पिरिट ऑफ लॉ के इनिशियल चैप्टर्स में, इनिशियल बुक्स में, बुक 1 एंड बुक 2 में बड़े बड़े और बड़े ही मुदब्बराना आर्गुमेंट के साथ मोंटेस्की एक मुकदमा पेश कर रहे हैं कि जो चीजें हैं उनके वेरी नेचर के अंदर ही एक रिलेशनशिप है उनकी एग्जिस्टेंस का, जिस रिलेशनशिप के तहत वो चीजें एग्जिस्ट करती है उसको लॉ कहते हैं। अब जब ये बात को ये कर रहे हैं तो बेसिकली वो ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द दुनिया में हर जगह कुछ भी फेनोमेना ऑफ नेचर हमें नजर आता है, हम ऑब्जर्व करते हैं, बेशक हम उसको अभी डिस्कवर नहीं भी कर पाते, लेकिन वो किसी न किसी कानून के तहत ही होता है। और ये साइंस एम्पिरिकल एविडेंस इसको बहुत ज्यादा मानती है। तो एक बहुत साउंड आर्गुमेंट वो अपने पहले दो बुक्स में स्पिरिट ऑफ लॉ में दे रहे हैं। अब अगली वो बात क्या करते हैं वो बड़ी खूबसूरत है। वो कहते हैं देखो, दुनिया में जो जितने भी हम कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, मज़ाहिब की कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, रब्बे कायनात की कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, गायकी की कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, उसके अपने एक लॉज हैं। इसी तरह जो जानवर हैं वो किसी लॉ के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। नबातात, हशरात, इवन के पूरे का पूरा अगर आप अपने इर्द गिर्द बिछा हुआ कुदरत का ये निजाम देखें तो कहीं ना कहीं ये लॉ के साथ। यहाँ से बात को, इस आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाते हुए मोंटेस्की कहते हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल है लॉ और जस्टिस का, वो कुदरत में खुद ही मौजूद है। यानी जस्टिस यानी वो अदल, वो कोऑर्डिनेशन, वो रिदम जिसके तहत चीजें इंटरेक्ट करेगी आपस में, उनको कितना कितना मौका दिया जाएगा, किस तरीके से उन्होंने इंटरेक्ट करना है, वो उनकी वेरी नेचर में है और वही उनका लॉ है। तो बेसिकली मोंटेस्की जो अपना आर्ग्यूमेंट सरफेस करते हैं वो नेचुरल लॉज पे करते हैं। उनकी ज्यादातर आर्ग्यूमेंट नेचर पे बेस्ड है कि कुदरत में ही जस्टिस और लॉ का रिलेशनशिप मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल उनका एक आर्ग्यूमेंट है, सेबाइन इसको कोट करते हैं। आर्ग्यूमेंट को कहते हैं not in deduction from assumption based upon reason but in fact of history of the actual working of political life। वो कहते हैं कानून जो कुदरत में मौजूद है इसको सिर्फ आप डिडक्टिव मैनर से नहीं, डिड्यूस करके नहीं, यानी आपने किसी चीज की एग्जिस्टेंस, उसकी माहियत, उसकी हैसियत, उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन को जानने से नहीं उसका कानून सिर्फ समझना, बल्कि आपने क्या करना है, आपने कुछ तारीखी हकायक हैं जिसमें वो लॉ एग्जिस्ट करता है और इंसानों की एक पॉलिटिकल लाइफ बनती है। यानी इंसान कुदरत का एक ऐसा तख्लीक करदा शाहकार है जिसकी अपनी एक सोशल लाइफ भी और पॉलिटिकल लाइफ भी है। इसी में वो रीजन जस्टिफाइड मौजूद है जिसमें लॉ का होना बहुत जरूरी है, जिस तरह नेचर में लॉ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली जो इनके जो आर्ग्यूमेंट है वो दो डिफरेंट किस्म की डिस्टिंक्शन भी बयान करते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जो कानून है वो दो अलग अलग डिवीजन्स में कुदरत ने मौजूद रखा है। अब ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझिएगा। एक तो नेचर, नेचुरल प्रोडक्ट्स, जानवर, इंसान, नबातात, हशरात, ये एक कुदरत ने एक पूरे का पूरा स्कीमा जो तैयार किया है, ये नेचर की प्रोडक्ट है और किसी लॉ के तहत ही ये बैलेंस में मौजूद है। जिस तरह हम अपना फूड का पिरामिड भी अक्सर देखते हैं, इसको फूड चेन कहते हैं। इस तरह बायोलॉजी में बायो लाइफ, बायोमास का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। फिर डिफरेंट हम साइकिल्स की बात करते हैं, वाटर साइकिल हो गया, नाइट्रोजन का साइकिल हो गया, कार्बन का हो गया, फिर आपके डिफरेंट सीजनल शिफ्ट्स जो आती हैं। तो बेसिकली कुदरत ने कुछ ना कुछ मैकेनिज्म रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर मोंटेस्की कहता है कि जो डिवीजन है वो इंटेलेक्ट पैदा करता है। जानवरों में और नबातात में, हशरात में, यानी एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स में कुछ लिमिटेशन है जो कुदरत ने बिल्ट इन रखी है। मोंटेस्की कहता है वो लिमिटेशन ये है कि उनको उस हद तक एनालिसिस करने की, क्रिटिसाइज करने की और चीजों को डिफरेंट रिलेशंस में, डिफरेंट एस्पेक्ट से
देखने और जानने और समझने की इंटेलेक्ट कुदरत ने दी ही नहीं है। इसलिए नबातात यानी प्लांट्स, एनिमल्स, जानवर, हशरात यानी इंसेक्ट्स और जितनी भी बायोस्फीयर में लाइफ मौजूद है, ये एक रिदम में जो कुदरत ने इनको इंस्टिंक्ट के तौर पे दिया है, उसमें अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अपनी जिंदगियों को बरतर या बेहतर करने की एबिलिटी इनके पास नहीं है। इनका सारे का सारा जो दारोमदार या इनकी अपनी रिलायंस जो है वो लॉ ऑफ नेचर के ऊपर है और उसी रिदम में इन्होंने रहना। लेकिन इंसान के पास चूंकि अशरफुल मखलूकात है, कॉर्न ऑफ क्रिएचर है, तो इंसान के पास एक जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्ट, विजडम, एनोलॉजी, एनालिसिस, कंपैरिजन, सोच विचार करना, चीजों को समझना। इस एक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, इस एक खसूसियत की वजह से, इस एक ट्रेट की वजह से, इस एक मेंटल फैकल्टी की वजह से इंसान अपने लिए खुद से भी, समाज के भी, रियासत के भी और मजहब यानी आइडियोलॉजी के भी कवानीन बनाता चला आया है। तो यहाँ पर फिर मॉन्टेस्क्यू बताता है कि एक लॉ ऑफ नेचर है और एक पॉजिटिव लॉ है। यानी एक लॉ मेड बाय गॉड है, मेड बाय डाइटी है, मेड बाय ऑलमाइटी है, मेड बाय द विजडम ऑफ नेचर है, मेड बाय द आइडिया है, द अल्टीमेट ट्रुथ है, वो एक लॉ है। और उसी लॉ के तहत इंसान उस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद, क्योंकि एक एक्स्ट्रा फैकल्टी रखता है ऑब्जर्वेशन की, विजडम की, इंटेलेक्ट की, उसको यूज करते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए सोशल लॉज भी बनाते, पॉलिटिकल लॉज भी बनाते, इकोनॉमिक लॉज भी बनाते। आज हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, आप पब्लिक पॉलिसीज को देख लें, आप टाउन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को देख लें, आप गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को देख लें, इसी तरह आप आज की साइबर वर्ल्ड के अंदर साइबर सिक्योरिटी है। तो इंसान अपने लिए ये तमाम की तमाम इनोवेशंस कर रहा है अपने विजडम को इस्तेमाल करते हुए। अब वो कहता है कि लॉ जो पॉजिटिव लॉज हैं, इंसान ने इनकी भी 3 दर्जा बंदियां की हैं। बेसिकली तो 3 दर्जा बंदियां मोंटेस्क्यू ही कर रहा है। अब वो कैसे करता है? वो कहता है जो पॉजिटिव लॉज है, मैन मेड लॉज हैं, ये टाइम टू टाइम, एरा टू एरा, इंटेलेक्ट टू इंटेलेक्ट, जैसे इंसान ज्यादा विजडम, ज्यादा इंटेलेक्ट, ज्यादा सोच विचार, ज्यादा तहजीब आगे की तरफ जाती है, ज्यादा मसाइल से कन्फ्रंट करता है, तो उसके लिए कोई ना कोई हल तलाश करता है, कानूनी तौर पर उसका खुद को हल निकालता है। तो जो पॉजिटिव लॉज है, मैन मेड लॉज है, इनकी 3 इकसाम मोंटेस्क्यू बयान करता है कॉन्सेप्शन ऑफ लॉ में। एक तो नेचुरल लॉ मैंने भी आपको समझा दिया, कुदरत का। अब जो पॉजिटिव लॉ है, ये बेसिकली इंसान का मुआशरे के मार्ज वजूद में आने के बाद, यानी सोशल लाइफ के स्टार्ट होने के बाद, समाज के एक कॉन्सेप्ट के आने के बाद इंसान ने इसको बनाया। कि हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इंसान को अपनी इस ह्यूमन स्पीशी को एक्सटिंक्ट होने से, डिप्लीशन से, खात्मे से बचाना था, इसलिए भी इंसान या हमारे बड़ों ने कुछ ऐसे कवानीन बनाए जिससे समाज और समाजी मामलात और रहने वाला इंसान जो है वो बच भी सके, उसकी नस्ल आगे भी बढ़े, तहजीब परवान भी चढ़े और उसके साथ साथ उसमें बेहतरी भी। अब पॉजिटिव लॉज में वो 3 लॉज बताता है। वो कहता है पहला तो लॉ है जो कि रिलेशनशिप बिटवीन नेशन एंड नेशन की वजह से बनता है। यानी जब कुर्रा अर्ज पे डिफरेंट किस्म की कौमें आबाद हो गई हैं, डिफरेंट किस्म की जबानें आ गई हैं, डिफरेंट किस्म की टेरिटरीज हैं, तो हर एक कौम, हर एक जबान के और हर एक मिजाज के लोगों ने अपने अपने कवानीन जो इंटरनल है उससे बालाताक आके किसी और कौम से किस तरह रिलेशनशिप बनाना है, उसके लिए कवानीन डिवाइस किए शुरू में। ये तो मैंने आपको पहले भी जब ग्रीक लाइफ पढ़ाई थी, ग्रीक सिटी स्टेट पढ़ाया था, तो बताया था उस दौर के भी लॉ ऑफ सीज होते थे। उसके अलावा सिसिली के एक्सपीडिशन जब हुआ, ट्रेड के लॉज मौजूद थे। तो इंसान ने नेशंस और नेशंस ने आपस में कैसे डिप्लोमेसी करनी है, इंटरेक्शन करना है, ट्रीटीज बनानी है, जंग बंदी कैसे करनी है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे करनी है, पैसिफिक मींस ऑफ सेटलमेंट्स क्या है, कोएर्सिव मींस ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, इंसान ने इसके लिए कानून बनाए। और आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में मौजूद है, यूएनओ का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, हम जानते हैं सब इसको। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल लॉ मौजूद है। तो बेसिकली नेशन
वर्सेस नेशन ने आपस में जो इंटरेक्शन करना, उसके लिए इंसान ने लॉ बनाया, पॉजिटिव लॉ। और ये क्यों बनाया? ये वही स्पिरिट ऑफ लॉ में कि इंसान बेसिकली अपना बचाव चाहता है, इंसान बेसिकली बैलेंस चाहता है, इंसान बेसिकली चाहता है चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहें और इंसान अपनी जिंदगी दुनिया के अंदर बेहतर तरीके से गुजारे। और कौमें कौमों के साथ किस कवानीन के साथ इंटरेक्ट करेगी, इसको इंटरनेशनल लॉ। दूसरा टाइप ऑफ लॉ वो कहता है, ये बेसिकली रूलर एंड द रूल्ड के दरमियान है। अब ये म्यूनिसिपल लॉ की बात कर रहे हैं, पब्लिक लॉ की बात कर रहे हैं, कानून जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। यानी किसी मुमलिकत के अंदर रहने वाले लोगों का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, इससे बालातात उनका अपने रूलर के साथ क्या रिलेशनशिप होगा। यानी फॉर एग्जांपल जो रूलर हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्डर में रखना है सोसाइटी को, और ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्डर में रखने के लिए उनको पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स के लॉज बनाने पड़ेंगे। उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे, पुलिस का इदारा, अदालतें हैं, एकेडमिक का सिस्टम है, हेल्थ का सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, हर एक जगह चीजों में ऑर्डर लाने के लिए रूलर एंड रूल के दरमियान जो लॉ है, तो ये किसी स्टेट का सुप्रीम लॉ ही इसको डिड्यूस करेगा, वहीं से निकलेगी तमाम कवानीन, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी म्युनिसिपल लॉ कहते हैं। और तीसरा लॉ जो पॉजिटिव लॉ मोंटेस्क्यू बताता है स्टूडेंट्स, वो लॉ है बेसिकली बिटवीन या अमंग इंडिविजुअल्स। फर्दे वाहिद के साथ किस रिलेशनशिप में सोसाइटी में जिएगा। एक तो मेरी रियासत के साथ कानून है, पॉलिटिकल लॉ जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। एक मेरे अपने हुकूक किसी और इंडिविजुअल पे और उसके मुझ पे है, इसको बेसिकली मोंटेस्क्यू सिविक लॉज कह रहा है। सिविक लॉज सिविक लाइफ से रिलेटेड होते हैं। तो ये तीन किस्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन टोटलिटी मोंटेस्क्यू इसको एक्सप्लेन करता है अपनी 31 किताबों के मजमूए की पहली 6 बुक्स में। अब मोंटेस्क्यू बताता है कि जो इंडिविजुअल है, चूंकि वो किसी स्टेट के अंदर रहता है, किसी रियासत के अंदर रहता है, और रियासत उसको गवर्न करती है, तो जो रियासत उसको गवर्न करती है वो बेसिकली नेचुरल लॉ पे तो नहीं कर सकती, पॉजिटिव लॉ पे करेगी, और वो म्युनिसिपल लॉ होगा, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके थ्रू चलेगा। जो गॉड मेड लॉज हैं वो नेचर में मौजूद है, हम आप जानते हैं, कुदरत का कानून है, दरख्त उग रहे हैं, चरिंद परिंद है, इंसान आ रहा है, जा रहा है, मर रहा है, पैदा हो रहा है, एक कुदरत भी पैरेलल साथ जा रही है। लेकिन हमने ये सब चीजें डिड्यूस कुदरत से ही की, ये विजडम हमने कुदरत को ऑब्जर्व करके लिया, जो कि जानवर ऐसा नहीं कर सके, इसलिए इंसान आज राज कर रहे हैं इस जमीन पे। पॉजिटिव लॉज जो मैन मेड लॉज हैं, उसका फंक्शन वो बता रहा है, टू ऑर्गेनाइज a state in an orderly manner। हर चीज अपनी जगह पर मौजूद है, हद से ज्यादा सिविल डिसोबीडियंस ना हो, जो राइट्स है, जो छीना झपटी है, जो जत्थाबाजी है, जो ताकतवर कमजोर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, इस तमाम चीजों से बचने के लिए माशरों ने, रियासतों ने कवानीन बना दिए। अब पॉजिटिव लॉज basically established by man है। Positive laws are particular and precise which are meant for the society, social order रखने के लिए, social growth करने के लिए। और positive laws universally applicable इसलिए नहीं है कि हर स्टेट का अपना लॉ है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर बहुत सी ऐसी रियासतें हैं जहां लिकर या मैरिजुआना प्रोहिबिटेड है एक स्पेसिफिक एज तक, और एक स्पेसिफिक क्वांटिटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सी रियासतें ऐसी जहां पर इसी तरह टैक्स लॉज आप देखते हैं, मैरिज लॉज आप देखते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो म्युनिसिपल लॉज हैं, लोकल लॉज होते हैं किसी भी माशरे के, वो यूनिवर्सली सब पे तो अप्लाइड नहीं की जा सकते। इसी तरह वो कहता है कि जो पॉजिटिव लॉज हैं ये बनते ही तब हैं जब कम्युनिटी इसको एक्नॉलेज कर लेती है। ऑब्वियसली बात है, पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, तो इस तरह हर चीज ऑर्डर में आ जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चलें अब मोंटेस्क्यू पॉजिटिव लॉज को जो 3 जगहों पे डिवाइड करते हैं, चूंकि मैं इसको बता चुका हूं, तो आप जरा देखिएगा। इंटरनेशनल लॉ, लॉ अमंग या बिटवीन नेशंस, पॉलिटिकल लॉज जो कि किसी भी रियासत का कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, गवर्नेंस के लिए होते हैं रूलर एंड रूल्ड के दरमियान, और सिविल लॉज या सिविक लॉज जो कि रिलेशनशिप को रेगुलेट करते हैं बिटवीन
सिटीजन टू सिटीजन ऑफ द सेम स्टेट। अब आते हैं अगला कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया, वो बेसिकली हुकूमत यानी गवर्नमेंट की क्लासिफिकेशन के ऊपर दिया। स्टूडेंट याद रखिएगा, जो गवर्नमेंट की क्लासिफिकेशन है ये इससे पहले प्लेटो भी दे चुके हैं, मैं आपको डिटेल में पूरे का पूरा इसका एक चार्ट बना के पढ़ा चुका हूँ, और एक क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट अरिस्टोटल भी दे चुके। उसके बाद या जब मॉन्टेस्की इसको 17वीं 18वीं सदी में क्लासिफाई करेंगे, तो अब मॉन्टेस्की का कॉन्सेप्ट और है। मॉन्टेस्की जरा डिफरेंट वे से बात करेंगे। मॉन्टेस्की के यहाँ जो गवर्नमेंट की क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली दो चीजों पे बेस करती है। ये बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, ज़हन में रखिएगा इसको, बड़ा आपने बिटवीन द लाइन समझना। यानी जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट है मॉन्टेस्की, ये दो असूलों पे बेसिकली इसको डिपेंडेंट समझते हैं। पहली बात, वो लोग जो पावर में हैं और जो हुकूमत को चला रहे हैं, एक ये इसका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और दूसरा वो मैनर जिससे उन्होंने उस कानून को बना के एग्जीक्यूट कर। फॉर एग्जाम्पल, वो लोग जो कि हुकूमत चला रहे हैं उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है गवर्नमेंट में, क्योंकि वो कानून पार्लियामेंट में बनाते भी हैं, चाहे वो जरगे के निजाम में बनाए, ट्राइबल निजाम में बनाए, किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, मोनार्की में, एरिस्टोक्रेसी में, डिस्पोटिज्म में, डिक्टेटरशिप में, डेमोक्रेसी, किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर वो बनाए हुए, उनके इस्लाम का जो शुराइयत का सिस्टम है, मजलिस शूरा का निजाम है, उसमें भी अगर बनाए, तो बेसिकली वो जो कुछ भी बना रहे हैं, वो जो रूलर्स हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल स्टांस रखते हैं उस कानून को बनाने और एग्जीक्यूशन में, और दूसरा है जिस मैनर में वो एग्जीक्यूट होंगे, यानी वो जो मशीनरी है जिसके थ्रू उन तमाम लॉज को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब ये दो वेरिएबल हैं जिसकी बेस पे तीन टाइप्स की गवर्नमेंट्स या तीन टाइप्स की क्लासिफिकेशन मॉन्टेस्की करते हैं। पहली क्लासिफिकेशन का जो नंबर 1 है उसमें मोनार्की है। अगर हम देखें तो मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें मोनोआर्क एक सिंगल जो है वो बादशाह होगा, एक सिंगल रूलर होगा जो कि कानून को एग्जीक्यूट भी करेगा। सबसे पहले तो कानून बनाएगा, बेशक मशवरे से बनाए, बेशक अपनी ही विजडम को इस्तेमाल करता होगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू। तो वो जो रूलर एक वन मैन शो कानून को बनाकर उसको एग्जीक्यूट करेगा, उस पूरे के पूरे निजाम को हम मोनार्की कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज जिसके ऊपर फोकस करता है मॉन्टेस्की, वो ये है कि मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जो हुकूमत साजी या रियासती अमूर की एग्जीक्यूशन है वो थ्रू लॉ की जाती है। कानून से बालातर कुछ भी नहीं होता मोनार्की में, कानून के मुताबिक ही होता है। इधर एक बड़ी खूबसूरत आर्ग्यूमेंट देते हैं सेबाइन, वो ये कहते हैं monarchy represents the rule of an individual based on fixed and established laws। चाहे वो established laws customary laws हो, चाहे वो religious laws हो, चाहे वो पार्लियामेंट ने बनाए हो, चाहे वो उस रूलर की अपनी ही जो कैबिनेट है उन्होंने बनाए हो, चाहे वो रीति रिवाज और ट्रेडिशन के तौर पर उस कौम में हो, वो कोई established rules ही होंगे और फिक्स्ड होंगे। In monarchy political power flows through and is checked by other intermediate, subordinate and dependent parts। अब ये बड़ा टेक्निकल है, क्योंकि मोनार्क अबव होता है, वहां से ही ऑर्डर आता है। वो ऑर्डर ठीक है या गलत है, वो उसके सबऑर्डिनेट या इंटरमीडिएट यानी अवाम और रूलर के दरमियान के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो एजेंसीज हैं, वो उसको इंटरप्रेट भी करेंगी, क्रॉस चेक भी करेंगी, और रूलर को जाकर वो इन्फॉर्म भी करेंगी कि इस लॉज का ये फायदा है, ये नुकसान है, ये इसके, यानी इसमें अथॉरिटी ऊपर से एग्जीक्यूट होती है। मोनार्की में ऐसा नहीं होता कि लोगों का रिप्रेजेंटेटिव जाएगा और वो कोई लोगों की मर्जी से पार्लियामेंट में कानून बनाएगा जो लोगों को सपोर्ट करेगा, बल्कि मोनार्क की तरफ से कानून नीचे की तरफ आएगा। लेकिन कस्टम्स, सिविलाइजेशन, फिक्स्ड और एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड उसमें मौजूद होंगे। इसीलिए अगर आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में देखें, इवन के प्लेटो के दौर से आप देखें, अरिस्टोटल के दौर से देखें, तो हम देखते हैं कि प्लेटो की जो तीन किताबें हैं, पहली उसकी किताब द रिपब्लिक है, दूसरी उसकी किताब द स्टेट्समैन है, तीसरी किताब द लॉज है। इन तीनों किताबों में रूलर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप अगर तारीखी तौर पे मोनार्की को देखें, आज का जो कॉनोटेशन मोनार्की की है
आज जो मोनार्की बादशाहत को समझा जाता है, इससे हटके अगर आप तारीखी तौर पे मोनार्की को देखें स्टूडेंट्स, तो आपको पता चलेगा कि मोनार्क बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता था और वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कवानीन बनाता। उसके बाद दूसरी जो है वो ये कहता है कि डेस्पोटिज्म। नाउ डेस्पोटिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसमें रूलर तो होता है डेस्पोटिक, एक डिक्टेटोरियल टाइप का रूलर होता है। जिस तरह हम जब अरिस्टोटल को पढ़ते हैं या प्लेटो को पढ़ते हैं तो अरिस्टोक्रेसी की वर्स्ट फॉर्म जो है वो ओलिगार्की है, मोनार्की की वर्स्ट फॉर्म टायरनी है। इसी तरह ये रूलर तो होगा, डेस्पोटिक तो होगा, लेकिन ये बाय लॉ स्टेट को या गवर्नमेंट को गवर्न नहीं करेगा, बल्कि अपने ही थॉट के अकॉर्डिंगली चलेगा। कोई फिक्स्ड और एस्टैब्लिश्ड लॉज नहीं होंगे। इसके बारे में वो ये कहता है despotism represents the rule of an individual based on no law, or it means the rule of an individual without law। तो इसको वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कहता, और वो ये कहता है कि इस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक सिंगल पर्सन या उसके इर्द गिर्द की कैबिनेट या उसके मशवरा देने वाले गुजरा वो ही सारी डायरेक्शन देते हैं, और ये थ्रो करता है, टॉप टू बॉटम आता है, और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसको क्रॉस चेक नहीं किया जा सकता, इसका चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होते, जो बेहतर लगेगा। अब ये वो वाली फॉर्म है जो बेसिकली इनिशियली निकोलो मैकियावेली के यहाँ प्रिंस को वो सजेस्ट करता है कि जब तक सोसाइटी में विर्चू ना आ जाए तो प्रिंस अपनी अथॉरिटी को, अपनी जो पावर्स है टायरनी के साथ, उसको अपने सब्जेक्ट्स पर एनफोर्स करेगा, प्रोमलगेट करेगा, और उसके थ्रू वो लोगों में ऑर्डर लेके आएगा, सख्ती करेगा। और जब लोग विर्चू हो जाएंगे, सोसाइटी वर्चुअस हो जाएगी, फिर वो कहता है पॉलिटी का सिस्टम आ जाए, जिसका ये भी जिक्र करेगा। और तीसरी फॉर्म है रिपब्लिक। रिपब्लिक एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मोंटेस्क्यू जिसके बारे में कहता है स्टूडेंट्स कि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अवाम की जरूरत होती है, यानी अवाम के रिप्रेजेंटेटिव ही हुकूमतें बनाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है या इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल है किसी भी रियासती निजाम के अंदर, वो बहुत ज्यादा हायर लेवल की हो जाती है, यानी लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ जाती है। इसलिए लोग ऐसे ही कवानीन पार्लियामेंट में और बाकी जगहों पे बनवाते हैं जो उनके बेनिफिट्स के लिए हो। तो जो रिपब्लिक है, यहाँ पर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी बनेगी जहां पे रूलर रूल करेगा कवानीन के तहत, लेकिन ये रूलर मोनार्की की तरह खुद से रूल बना के एस्टेब्लिश्ड और फिक्स जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं उन पे नहीं चलेगा, बल्कि लोगों की राय के मुताबिक कवानीन को बनाएगा। The essence of republic lay not in whether the government is in the hands of few or more। एक के हाथ में रिपब्लिक की ताकत है, एक से ज्यादा लोग रिपब्लिक को चला रहे हैं, इस पे मैटर नहीं करता, बट द गवर्नमेंट इज एनिमेटेड बाय विर्चू। अब जब स्कॉलर विर्चू का कॉन्सेप्ट देते हैं तो यहाँ रूल ऑफ लॉ को विर्चू कह रहे हैं, यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को विर्चू कह रहे हैं, यहाँ वेल बीइंग एंड द वेलफेयर ऑफ द मैसेज को वो विर्चू कह रहे हैं। एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए जो रिपब्लिक है उसके अंदर ऐसे कवानीन को फॉलो किया जाएगा जो लोगों की भलाई के लिए। इट इज अ गवर्नमेंट इन विच द होल बॉडी ऑफ सिटीजंस रूल डायरेक्टली एंड नॉट थ्रू पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव। तो चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट प्रिमिटिव इरा का है, तो रिपब्लिक के अंदर तो सारे के सारे रूल करेंगे। अब आप सवाल पूछेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो अगर हम वापस जाए प्लेटो की रिपब्लिक में, तो हमें एथेंस में नजर आती है कि 500 रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनकी असेंबली में, और वो जो असेंबली होती थी उसमें हर रिप्रेजेंटेटिव अपने अपने ट्राइब को रिप्रेजेंट कर रहा होता था, और असेंबली जो थी वो फैसला करती थी। वो 500 के 500 लोग मिलके कोई ना कोई फैसला करते थे, तो इसको रूल बाय मैनी कहा जा सकता है। इसमें कोई एक शख्स इन्वॉल्व नहीं होता, या डायरेक्टली बाय द सिटीजन कहा जा सकता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इसमें पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, जिस तरह हमारे यहाँ वोटिंग का निजाम और बाकी तमाम चीजें, और उसके बाद पार्लियामेंट, अब इसको फर्दर वो दो और रिपब्लिक को हिस्सों में डिवाइड करता है। पहला हिस्सा वो कहता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी बेसिकली अशराफिया की ही एक शक्ल है। आजकल के दौर में उसको अशराफिया की टेक्नोक्रेसी भी कह सकते हैं। एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है, कुछ एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, हायर क्लास के लोग होते हैं, वो मिल बैठ के रियासती अमूर को चलाते हैं और आपस में कंसल्टेशन से काम करते हैं, शुरायत का एक निजाम होता है। लेकिन
इसमें एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है पॉपुलेशन में से जिसके पास सारी अथॉरिटी चली जाती है, जिसको नॉर्मली उर्दू में शराफिया भी कहा जाता है। और दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिपब्लिक के अंदर वो कहते हैं डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी बेसिकली ये वो वाली डेमोक्रेसी नहीं जो आजकल हमारे पास है या वेस्ट में है। ये इनिशियल फॉर्म शुरू में उस वक्त की जो डेमोक्रेसी की तारीफ थी, वो कहता है इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द पॉलिटिकल पावर इज इन द हैंड ऑफ अ बॉडी ऑफ ऑल पीपल। एक ऐसी बॉडी बना दी जाती है जो तमाम के तमाम लोगों की रिप्रेजेंटेटिव होती है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वही फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हुआ जो रिपब्लिक में अभी मैंने आपको एक इशारा दिया प्लेटो के एथेंस के दौर का। और प्लेटो की बुक रिपब्लिक में जिसका जिक्र किया गया है, जिसमें 3 क्लासेस हैं, 2 अपर गार्डियन क्लासेस है और उसके बाद मैटिक की क्लासेस है, नॉन सिटीजन क्लासेस है। तो अपर क्लासेस सारे का सारा निजाम चलाती है। यहाँ पर भी जो पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, वो इस तरह से डिस्कस यहाँ पर मोंटेस्क्यू अभी नहीं कर रहा, बल्कि वो कह रहा है कि बेसिकली लोगों के रिप्रेजेंटेटिव अशराफिया की क्लास के अलावा भी एक कुछ और ज्यादा नुमाइंदे जो हों वो भी। अब ये थोड़ा सा लीनियंट व्यू है मोंटेस्क्यू का रिपब्लिक के ऊपर कि चाहे अरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिक आपकी रिपब्लिक हो चाहे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो, उस टाइम की जो उस वक्त एथेंस में जिसको बेसिकली मोंटेस्क्यू इधर एग्जांपल के तौर पे हमें बता रहे हैं ग्रीक सिटी स्टेट से वहां पर मौजूद थी, वो कहता है वो भी बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि मोंटेस्क्यू कन्फ्रंट कर रहा है इस वक्त मोनार्की और डेस्पोटिज्म से या डेस्पोटिक रूलर से। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको जब हम इनकी तीन तीन फॉर्म्स को समझते हैं तो हमें समझ आती है कि अब रिदम जो है 17वीं सदी में वेस्ट का जॉन लॉक के आने के बाद एक अगले स्टेप पे पहुंच चुका है कि जॉन लॉक जो समाजी मुआहदा करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसकी जो अगली स्टेज है वो लॉज, वो ऐसे कवानीन जिसके थ्रू वो समाज जो है वो रियासती मामलात यानी हुकूमत को चलाने के काबिल होगा और उनकी इनपुट भी आएगी। तो ये सफर आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ, ह्यूमन राइट्स की तरफ, इंडिविजुअल लिबर्टी की तरफ, राइट टू वोट की तरफ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तरफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए वेस्ट जा रहा है। और जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मोंटेस्क्यू का लिबर्टी का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे, मोंटेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे, तो ये चीजें और खुलती चली जाएंगी। इन अ नटशेल इस वक्त लेक्चर को क्लोज करते हुए मोंटेस्क्यू पार्ट 1 जो हमने आज पढ़ा, एक चीज हमें वाज़ेह होती है कि कानून ही वो वाहिद एक ऐसा सोर्स है, कानून ही वो वाहिद एक ऐसा मरकज है जिसके इर्द गिर्द से बहुत से ऐसे चश्मे उभरते हैं, बहुत से ऐसी फैसिलिटीज जनरेट होती हैं जो सोसाइटी को ऑर्डर में भी रखती हैं और कानून के साथ ही सोसाइटी ग्रो भी करती है। और कानून की वजह से ही सोसाइटी में जितनी एक्सप्लॉयटेशन है इसको कम किया जा सकता है। और यही बेसिक आर्ग्यूमेंट स्पिरिट ऑफ लॉज की पहली 6 बुक्स में मोंटेस्क्यू एक तमहीद की तौर पे बयान करना चाहते हैं कि जिस सोसाइटी में कानून अपनी ओरिजिनल नेचुरल परफॉर्मेंस के साथ नहीं होगा, जिस तरह के लॉ ऑफ नेचर है, तो देखिए नेचर एग्जिस्ट कर रही है, अगर हम लॉ ऑफ नेचर को डिस्टर्ब करते हैं, जिस तरह आप देखते हैं आजकल इन्वायरमेंटल डिक्लाइन आया हुआ है, बड़े शहरों में पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर के अंदर स्मोक हो जाता है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, नॉइज पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, अर्थ के अंदर वेस्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, केमिकल ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उससे अर्थ का जो बैलेंस है वो डैमेज हो गया। यानी नेचुरल लॉ में भी अगर आप छेड़खानी करेंगे तो नेचर डैमेज होगी, अर्थक्वेक आएंगे, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, डिसऑर्डर आता है, ड्रॉट आ जाता है, फेमाइन आती है। इसी तरह वो ये बात कर रहा है कि जब सोसाइटी भी लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं चलेगी, अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी भी रिदम के अकॉर्डिंगली नहीं चलेगी, सोसाइटी भी ऑर्डरली अरेंज नहीं होगी, तो सोसाइटी डीजनरेट होगी। जब सोसाइटी डीजनरेट होगी ऑब्वियस सी बात है स्टेट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रख सकेगी और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी होगी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगी, क्लैशेस आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट आएगा और रियासत भी कायम नहीं रह सकती। ये बेसिकली वो फिलॉसफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर को हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड सेपरेशन ऑफ पावर से शुरू करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।